नमस्कार दोस्तों हम लोग आर ओ की जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम लोग डेली टेस्ट के रूप में 40 प्रश्नों का संग्रह देख रहे हैं। और ये प्रश्न जो है कि हूबहू जो इस समय प्रेजेंट टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि 2024 का पीसीएस प्री का जो ट्रेंड रहा है उसी ट्रेंड पे ये सवाल हैं। तो उसी ट्रेंड पे आए हुए सवालों को हम लोग जो है कि देखेंगे, ताकि हम जो हमारी गलती परीक्षा में डायरेक्ट बैठने से होती है वो हमारी गलती वहाँ ना हो। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 ग्रेट लेक्स के नाम से 4 झीलें हैं, 4 या 5 है, उनको जो है कि ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो उनका क्रम पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर उनका सही क्रम क्या है। ऑप्शन में दिया है साथियों, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर, इरी। ऑप्शन बी है कि सुपीरियर, ओंटारियो, इरी, मिशिगन, ह्यूरॉन। और ऑप्शन सी है कि ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। और ऑप्शन डी है कि इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन सी, ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है कि झीलों का सही क्रम है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित मिशिगन केवल जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर जो है कि इस प्रकार सही क्रम है, ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। तो ये आप लोग जो है कि एटलस खोल करके जा करके ये नॉर्थ अमेरिका के मैप में देख सकते हैं। तो यहाँ से सवाल जो है कि बार बार बनते हैं, 5 ग्रेट लेक्स जो है वहाँ से। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सूची 1 में है मानसूनी वन, विषुवत रेखीय वन, भूमध्य रेखीय वन और कोणधारी वन। सूची 2 में है कि आबूल बुखारा और प्लम जिसको कहते हैं एवं जैतून और चीड़ तथा फार, मतलब किस प्रकार के वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं उनका मिलान करने को दिया है। और तीसरा है सूची 2 में कि सागौन तथा साखू। और चौथा है महोगनी एवं रोजवुड। तो इसका जानते हैं साथियों हम लोग कि मानसूनी वन में जो पाए जाते हैं, देखिए मानसूनी वन में जो जिस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं उनमें आते हैं सागौन और साखू। और विषुवत रेखीय वन में आते हैं जो सदाबहारी वन होते हैं, इनमें आते हैं साथियों कि महोगनी एवं रोजवुड। तो हमारा जो है कि मानसूनी वन का हो जाएगा सागौन और साखू, तो ए का हो जाएगा 3। और विषुवत रेखीय वन जो होते हैं ये महोगनी और रोजवुड विषुवत रेखीय वन में पाए जाते हैं, तो बी का हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम देखेंगे ए का 3 और बी का 4 कहाँ पे है। ए का 3 और बी का 4 ये ऑप्शन ए में ही है साथियों। तो देखिए यही सही हो जाएगा, बाकी का हम लोग देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय वन में जो है साथियों ये आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून वृक्ष पाए जाते हैं। और कोणधारी वन में चीड़ एवं तथा फर पाए जाते हैं। तो साथियों ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे सवालों को बार बार हम लोगों को देखना चाहिए कि किस प्रकार के वन में कौन से प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है आप सबके सामने। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगैरिकस, नॉस्टॉक और स्पाइरो गाइरा उपर्युक्त में से कौन सा या से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या होते हैं। ऑप्शन में बनाया साथियों 1 और 2 और केवल 2, उसके बाद 2 और 3, उसके बाद फिर है कि ऑप्शन डी है केवल 3। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन सी 1 और 2, मतलब कि एगैरिकस और नॉस्टॉक जो है कि यह जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। देखिए साथियों, जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयुक्त होने वाले हैं पौधे या झाड़ियाँ आती हैं उनको देख लीजिए। देखिए ये जीव आते हैं उर्वरक में प्रयोग होने वाले जैव उर्वरक के रूप में, तो उनमें नाम है जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर या एजोस्पिरिलियम। और नील हरित शैवालों का प्रयोग जो है कि लंबे समय से आ रहा है। इसमें नील हरित शैवाल का संबंध जो है यह साइनोबैक्टीरिया जेनस और नॉस्टॉक या एनाबिना या टॉलिपोथ्रिक्स या ओलोसीरा से है। ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 है साथियों कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये करंट अफेयर का उस समय रहा होगा जिस समय ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई थी। तो अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको देखना
समझदारी का काम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। देखते हैं। और कूट कुछ तो नहीं बनाया है? हाँ देखिए, कूट बनाया है कि 1 और 2, 2 और 3, और उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद सभी चारों। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही जवाब है साथियों, वो सभी चारों हैं। देख लीजिए, इसकी व्याख्या हम बता रहे हैं आप सबको कि देखिए, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध जो है वह है वन नीति का और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का, और जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। तो इस वजह से साथियों जो है कि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति भी जो है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे चारों विकल्प जो है कि सही हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आप सबके सामने। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? एकोक्लाइन और हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन और थर्मोक्लाइन। तो ये साथियों, ये जो चारों नाम दिए हैं, ये सबका अपना अपना काम है कि कौन किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ से सवाल बार बार आता है। अभी हाल फिलहाल में इसी बार 2024 के जो यूपी पीसीएस का परीक्षा हुआ है उसमें मैच कराने को दिया था। तो ये इसको आप लोग जान लीजिए। इसका जो सही जवाब है 46 का, वो है साथियों, जो इसमें सही है वो है ऑप्शन सी सही है। देखिए, पिक्नोक्लाइन जो होता है यह किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। तो पिक्नोक्लाइन का काम क्या है? किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाना। और हेलोक्लाइन जो है यह किसी जल निकाय में लवणता को दर्शाता है। और थर्मोक्लाइन जो है वह किसी जल निकाय में जो है कि ताप परिवर्तन को दर्शाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा पिक्नोक्लाइन और हेलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन, इन तीनों को हम लोगों ने देखा। तो इनके काम क्या है? पिक्नोक्लाइन जो है यह किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, और हेलोक्लाइन जो है वह लवण प्रवणता को दर्शाता है जल निकाय में ही। और थर्मोक्लाइन जो है साथियों, थर्मो का संबंध आप लोगों को मालूम ही होगा कि तापमान से होता है जहाँ भी रहता है, तो यह ताप परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है मैच कराने को। और ये जब आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान, तो वहाँ पे ये आपको विधिवत मिलेगा। और वहाँ पे करंट वगैरह जो चैप्टर है वाटर करंट, तो उसके साथ ये जब पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा जब विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 47 है साथियों कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? USEPA, IUCN और WWF और IGBP। तो रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन किया जाता है साथियों, वो किया जाता है IUCN के द्वारा। देखिए, रेड डाटा बुक होता क्या है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। और IUCN रेड लिस्ट की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। इसमें उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। अब आगे है कि जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया निम्नलिखित की वजह से है: ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प होगा साथियों वो होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये जो दिए हैं विकल्प में सभी के कारण जो है कि ग्रीन हाउस गैस जो है कि जलवायु परिवर्तन होता है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन हो सकता है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि और ओजोन परत का अवक्षय तथा प्रदूषण, ये भी जो है कि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण माने जाते हैं। अब देखिए अगला सवाल आगे कि ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, और वन जैव मात्रा जिसको बायोमास कह सकते हैं, और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो इसका जो सही जवाब है साथियों क्वेश्चन नंबर 49 का, वो है ए, महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन। अब देखिए ब्लू कार्बन क्या है? देखिए महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। जो मतलब कि ऐसा कार्बन जो महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वो ब्लू कार्बन कहलाता है। और इस क्षेत्र में पाए जाने वाली सीवीड, प्लैंक्टन्स तथा मैंग्रोव आदि कार्बन प्रग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक कार्बन सिंक का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है साथियों कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है?
उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार। तो इसके बारे में देखिए साथियों, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वन तीनों ही पाए जाते हैं। और भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार, जबकि अब नई आ गई है, 2023 भी आ गई है, हमने अपने वीडियो में उसे कराया भी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के नाम से हमने डाला है। और देश में इसके द्वारा जो है कि 2021 के दौरान जो बताया गया था, तो उस समय देश में कुल मैंग्रोव कवर कितना था, 4992 वर्ग किलोमीटर। अब बढ़ गया है, अब आप लोग जाकर के उसे देख लीजिएगा। तो इस 50 का जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन डी, कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। किन तीनों का, मैंग्रोव वन का भी, सदापर्णी वन का भी और पर्णपाती वनों का, तीनों का संयोजन दिए हुए विकल्पों में अंडमान और निकोबार में ही है। अब क्वेश्चन नंबर 51 है आप सबके सामने कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी 1987 में और 1992 में और 1995 में और 1998 में। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है 1992। देखिए, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड, नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा अगस्त 1992 में की गई थी। तो महीना भी याद रखिएगा, क्योंकि आजकल कुछ भरोसा नहीं, कई बार जो है कि जब ये ऑर्डर लगाने को देते हैं क्रोनोलॉजी, तो वहाँ पर महीने का भी जिक्र होता है। तो अगस्त 1992 में जो है कि इसकी स्थापना की गई थी। किसके? राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। देखिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। मूलतः यह क्षेत्र पक्के संरक्षित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना जो है कि वर्ष 1977 में जो है कि हुई थी, मतलब 1977 में इसकी स्थापना हुई थी पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य की, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब क्वेश्चन नंबर 53 है साथियों कि नारगोनो काराबाख क्षेत्र सितंबर-अक्टूबर 2023 में चर्चित रहा। यह क्षेत्र किन दो देशों के बीच है? तो उस समय 2023 में चर्चित रहा, लेकिन नॉर्मली ये ट्रेडिशनल जीएस में भी आ जाएगा। वैसे करंट अफेयर के मद्देनजर इन्होंने पूछा है। तो ये साथियों नारगोनो काराबाख जो है यह आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो है कि विवादित क्षेत्र है। ये हमको आपको जानते रहना चाहिए, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच। देखिए, नारगोनो काराबाख क्षेत्र आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य विवादित क्षेत्र है। काराबाख क्षेत्र से भारी संख्या में शरणार्थी आर्मेनिया पलायन कर रहे हैं, यही जो है कि इनके बीच विवाद का कारण है। क्वेश्चन नंबर 54 है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अब 28 का आयोजन हो चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है संयुक्त अरब अमीरात। ये आप जानते रहिए, ये वैसे करंट अफेयर का सवाल है, पुराना हो गया। अब देखिए, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तो इनका आकार होता है साथियों 5 माइक्रोन से कम। देखिए, श्वसनीय सूक्ष्म कण वे कण होते हैं जो कम से कम इतने छोटे होते हैं कि श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश कर सकें, और प्रायः 5 माइक्रोन से छोटे लगभग 2.5 माइक्रोन आकार वाले हवा में तैरते सूक्ष्म कण नासिका झिल्ली द्वारा रोके नहीं जा सकते हैं, और परिणाम स्वरूप यह श्वसन द्वारा फेफड़े में पहुंच जाते हैं और विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं। जबकि 5 माइक्रोन से बड़े निलंबित कण नासिका झिल्ली द्वारा रोक लिए जाते हैं तथा वे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें पूछा है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है तो 5 माइक्रोन से कम होता है, और ये हमारे आपकी सेहत के लिए बहुत जो है कि नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि हमारे नासिका में जो रोकने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो इन्हें रोक नहीं पाती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। तो विकल्प में दिया है 1991, 1992, 1993, 1994। तो इसका सही जवाब है साथियों 1993। अब देखिए, यमुना एक्शन प्लान के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, गंगा कार्य योजना प्रथम चरण 1985 में आरंभ हुआ था, और यमुना कार्य योजना तथा गोमती कार्य योजना को अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत अनुमोदित किया गया था।
देखिए ये यमुना एक्शन प्लान के साथ साथ हम लोगों को जानना चाहिए गोमती एक्शन प्लान भी, ये दोनों भी जो है कि 1993 में गंगा ये जो है कि गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण के रूप में अनुमोदित किए गए थे ये दोनों। और यमुना कार्य योजना का प्रथम चरण जो है यह अप्रैल 1993 से वर्ष 2003 तक कार्यान्वित किया गया, और यमुना कार्य योजना का द्वितीय चरण दिसंबर 2024 में से प्रारंभ हुआ। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 7 मई 2016 से यमुना एक्शन प्लान तृतीय आरंभ हो चुका है। तो नमामि गंगे योजना भी हमको आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि अभी 2024 का जो यूपीपीसीएस का प्राथमिक परीक्षा हुई है उसमें कई योजनाओं का जो है कि क्रोनोलॉजी लगाने को दिया था। तो नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो है कि 7 मई 2016 से यमुना एक्शन प्लान तृतीय का आरंभ हो चुका है। तो यमुना एक्शन प्लान तृतीय भी आरंभ हो चुका है, ये हमको आपको जानना पड़ेगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 57 है कि चौखंडी स्तूप जहाँ पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से पहली बार मिले थे स्थित है वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर। तो इसका सही जवाब है साथियों वाराणसी। देखिए इस स्तूप के बारे में जानकारी और पता होना चाहिए। देखिए चौखंडी स्तूप जो है यह वाराणसी जिले के सारनाथ में स्थित है। यह स्तूप मूल रूप से गुप्त काल में उस स्थान पर बनाया गया जहां पर गौतम बुद्ध सर्वप्रथम अपने शिष्यों से मिले थे। तो ये किस समय बनाया गया था ये भी आपको हमको जानना चाहिए। तो यह स्तूप जो है कि मूल रूप से गुप्त काल में उस स्थान पर बनाया गया था जहां पर गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने शिष्यों से मिले थे। अब देखते हैं साथियों आगे क्वेश्चन नंबर 58 कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 टू 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये सवाल आज भी रेलेवेंट है, भले ही उस समय जो है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति रिलीज हुई थी इस वजह से ये सवाल बना था, लेकिन अभी भी ये जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक चलेगी, तो जिस वजह से ये रिलेवेंट है आज भी। तो इसका सवाल हम लोग देखते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। दिया है आप सबके सामने विकल्प क्वेश्चन नंबर 58 में कि राज्य में कुल प्रजनन दर को वर्ष 2026 तक 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके एक एक विकल्प जो सही है वो आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। तो ये विकल्प सही है, यह कथन जो है कि इस जनसंख्या नीति में है। अगला कथन है कि राज्य में कुल प्रजनन दर को वर्ष 2030 तक 1.9% करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए 2026 तक प्रजनन दर कितना करने का लक्ष्य रखा गया 2.1%, और 2030 तक उसको घटा करके 1.9% करने का लक्ष्य रखा गया है। औसत जीवन प्रत्याशा को वर्ष 2030 तक 72 वर्ष करने का लक्ष्य है, यह बात गलत है। 72 वर्ष करने का लक्ष्य नहीं रखा गया। अभी हम आपको बताते हैं कितना रखा गया। ऑप्शन डी भी सही है कि मातृ मृत्यु दर को 2030 तक 98 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 में जो विकल्प सही है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 के लिए जारी हुई है, और इसमें जो है कि औसत जीवन प्रत्याशा को जो डिसाइड किया गया है वो रखा गया है 69 ईयर्स। कितना रखा गया है, जो यहाँ पे 72 वर्ष दिया है वह है 69 वर्ष, और वर्ष 2026 तक इसमें जो है कि 66 वर्ष करने का लक्ष्य है। और मातृ मृत्यु दर जो है कि मतलब कि मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख पर जीवित जन्म दर को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। 2026 तक 150 तथा वर्ष 2030 तक जो है कि 98 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। आप सबके सामने है क्वेश्चन नंबर 59। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं रहे हैं। न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा, न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह, न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम और न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा। तो इनमें से जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं रहे हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम। ये जो है कि कभी भी किसी भी समय उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं रहे हैं। देख लीजिए, देखिए न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये हमको आपको याद रखना है कि लोकायुक्त न रह करके उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और वर्तमान में जो है कि न्यायमूर्ति संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त तथा न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण उत्तर प्रदेश राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इसको हमको जो है कि करंट से अपडेट हो जाना चाहिए, हो सकता है बदल भी सकते हैं जब तक परीक्षा हमारी आपकी हो। तो इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है,
और उत्तर प्रदेश के जो है कि लोकायुक्त कौन है प्रेजेंट टाइम में। अब देखिए आगे है सवाल क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मुद्दा है जिसका सतत विकास लक्ष्यों के तहत समाधान नहीं किया जाता है। मानवाधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पर्यावरणीय समर्थनीयता और शून्य भूखमरी। तो इनमें से जिसका समाधान नहीं किया जाता है, जो कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताए गए हैं जिनको 2030 तक अचीव करने की बात कही गई है वैश्विक स्तर पर, तो इसमें साथियों जो कि मानवाधिकार ये विकल्प सही नहीं है और बाकी सब सही है। देखिए सतत विकास लक्ष्य जो है 17 है, जिसके उप लक्ष्यों की संख्या है 169, तो ये भी याद रखना है। और इसे वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में अनुमोदित किया गया, जो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है। विकास लक्ष्यों में से जो कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं वो हमको आपको याद होना चाहिए, जिनमें से पहला है शून्य भूखमरी, दूसरा है पहला है शून्य गरीबी मतलब जीरो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर शून्य भूखमरी, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, और चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठवां है स्वच्छ जल और स्वच्छता, और सातवां है कि सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा इत्यादि। 17 सतत विकास लक्ष्यों में जो है कि मानवाधिकार का मुद्दा शामिल नहीं है, तो इस तरह से इसका विकल्प यही सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि रामसर कन्वेंशन भारत जिसका हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है साथियों आर्द्र भूमियों। देखिए रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। देखिए वर्ष 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में स्थित है जो रामसर शहर वहां पर हुआ था। यह एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन है जिसमें आर्द्र भूमियों व उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई थी। यह दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया और भारत वर्ष 1982 में इसमें शामिल हुआ था। तो भारत देखिए यह 1971 में हुआ था यह सम्मेलन, लेकिन भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ था और वर्तमान में भारत में कुल जो है कि 75 रामसर स्थल है, अब बढ़ भी सकते हैं, तो इसको आपको जो है कि अपडेट हो जाना चाहिए। ये आपका एक प्रकार से होमवर्क है, इसे सर्च करें कि वर्तमान में भारत में कितने टोटल रामसर साइट हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि बायोगैस में मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, मीथेन और एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और ऑक्सीजन। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 बायोगैस अवायवीय पाचन या जैविक पदार्थ के किण्वन से उत्पन्न होने वाली गैस है। इसमें मुख्यतः जो है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है। सल्फर यौगिक और सल्फर यौगिक के सामने दिया है अम्ल वर्षा, नाइट्रोजन यौगिक के सामने दिया है क्लोरोसिस, और हाइड्रोकार्बन के सामने दिया है कैंसर, और SPM के सामने दिया है कम दृश्यता। तो इसमें जो पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए क्लोरोसिस जो है यह आमतौर पर तब होता है, तो इसमें हमें लगता है यही 63 जो है 63 का बी यही मिसमैच है कि क्लोरोसिस जो नाइट्रोजन यौगिक दिया है यही मिसमैच है और बाकी सब जो है कि जोड़े मैच कर रहे हैं। देखिए क्लोरोसिस आमतौर पर तब होता है जब पत्तियों को अपनी जरूरत के लिए आवश्यक क्लोरोफिल के संश्लेषण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन के जोखिम शामिल हैं। तो सल्फर यौगिक जो है ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है और हाइड्रोकार्बन कैंसर के लिए, और SPM जो है यह कम दृश्यता के लिए जो है कि उत्तरदायी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है कि अनुसंधान परिषद विभाग दिया है और उनके स्थापना वर्ष दिया है और मैच कराने को दिया है। तो इसमें साथियों जो है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ये वर्ष 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ए का हो जाएगा 3 से, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1929 में, तो बी का हो जाएगा 4।
तो इस तरह से ए का 3 और बी का 4 देखते हैं, ए का 3 और बी का 4, तो ऑप्शन डी हमारा जो है कि सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। और इसके अलावा जो दो है, देखिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है यह 1911 में हुआ था, मतलब 1911 में हुआ था, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना 1985 में हुई थी। तो ये हमको आपको याद रखना है, इस तरह के सवाल आते हैं और ये कठिनतम सवालों में गिने जाते हैं। अब देखिए जनसंख्या सिद्धांत और सिद्धांतकार दिया है, तो सामाजिक एक तरफ दिया है जनसंख्या सिद्धांत और दूसरी तरफ उनके सिद्धांतकार, और पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है इसमें। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है साथियों वो है आहार सिद्धांत जो दिया है हेनरी जॉर्ज, ये सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं आहार सिद्धांत किसका है। देखिए जनसंख्या का आहार सिद्धांत जो है यह थॉमस डबलडे ने दिया था। किसने दिया था? थॉमस डबलडे ने दिया था, और यहाँ पर दिया है हेनरी जॉर्ज, तो ये मिसमैच है। और इन्होंने मतलब कि थॉमस डबलडे ने जनसंख्या विकास को निर्धारित करने में खाद्य आपूर्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक माना है। तो इस तरह से इनको छोड़ करके और बाकी विकल्प जो है कि सही है। सामाजिक कोशिकीयता सिद्धांत जो है ये ड्यूमोंट ने दिया था, और प्रजनन सिद्धांत स्पेंसर ने दिया था, और आर्थिक सिद्धांत जो है यह डेविड रिकार्डो ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित समितियों आयोगों में से कौन मूल कर्तव्यों से संबंधित है? न्यायमूर्ति वर्मा समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग। तो इनमें से पूछा है कि मूल कर्तव्यों से संबंधित, तो मूल कर्तव्य से हर कोई जानता है कि स्वर्ण सिंह समिति संबंधित है, लेकिन इसके अलावा और भी एक लोग हैं, तो देखते हैं वो कौन है। तो इसका जो 66 का जो सही विकल्प है वो है 1 और 2 दोनों सही है, मतलब न्यायमूर्ति वर्मा और स्वर्ण सिंह समिति दोनों। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन वर्ष 1976 में मूल कर्तव्यों के संबंध में सिफारिश देने के लिए किया गया था, और नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर न्यायमूर्ति वर्मा समिति को कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन हेतु विद्यमान कानूनी प्रावधानों की पहचान करने के लिए गठित किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति तो हर कोई जानता है, लेकिन न्यायमूर्ति वर्मा समिति भी मूल कर्तव्यों से संबंधित है, ये बहुत कम लोगों को पता है। और आप ये भी जानिए कि स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुई थी, और न्यायमूर्ति वर्मा की जो समिति थी यह जुलाई 1998 में, जुलाई 1998 में जो है कि गठित हुई थी। और इन्होंने भी जो है कि मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन हेतु जो है कि कुछ प्रावधान किए थे। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 31वां संविधान संशोधन, लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, और 52वां संविधान संशोधन, दल बदल, और 79वां संविधान संशोधन, भारत बांग्लादेश के बीच भूभाग समझौता, और 102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो 79वां संविधान संशोधन वाला जो है यह सुमेलित नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए 79वां संविधान संशोधन इससे संबंधित नहीं है, तो किससे है? देखिए 79वां संविधान संशोधन जो कि 1999 ईस्वी में पारित हुआ था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को जो है कि 10 वर्षों के लिए बढ़ाने से संबंधित था 79वां संविधान संशोधन। तो इसका किससे संबंधित? भारत बांग्लादेश वाला। देखते हैं। देखिए भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भू समझौते को प्रभावित करने के लिए 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में पारित किया गया था यह संबंधित है। तो इस तरह से जो है कि वही मिसमैच है और बाकी सब जो है कि सुमेलित है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 25 सितंबर 2023 को रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुआ। तो ये करंट का ओरिएंटेड है, अब जब परीक्षा होगी तब के लिए बिल्कुल जो है कि रिलेवेंट नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 2000 दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति, ये भी जो साथियों करंट के ओरिएंटेड हो गया, ये नहीं पूछने हमारे आपके काम के लायक है प्रेजेंट टाइम में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70
कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज एडेक्स कहाँ लॉन्च किया गया? अच्छा सवाल है। हैदराबाद, लखनऊ, इंदौर और जामनगर, ये अब हमेशा के लिए हो जाएगा। तो इसको देखते हैं साथियों। तो इसका जो सही जवाब है, देखिए, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज एडेक्स 11 अगस्त 2023 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया। ये डेट भले इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन ये हैदराबाद जो है कि इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कथन दे रहा है, कारण बता रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। अब इसमें से वही सवाल पुट बनाया है कि कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। कथन गलत है, कारण सही है, और कारण गलत है, कथन सही है। इस तरह का जो है कि स्टेटमेंट बनाया है। तो इसमें से जो सही सवाल, इसका जवाब है वो है कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो ये आपको याद होना चाहिए। 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें अनुच्छेदों की संख्या जो है कि अगर हम सब क्लॉज करके देखेंगे तो वो 468 हो गई है, और जबकि भाग कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं, और अनुसूचियां 12 हो गई हैं। अतः कथन ए जो है हमारा वो सही है। और भारत के संविधान में भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार संविधान जो है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये बात सही है और कारण भी सही है, लेकिन ये कारण नहीं है कि भारत का संविधान अधिक लंबा हो गया है। ये कारण ये है कि भारत के संविधान में सब कुछ चीज़ें बहुत विस्तृत बताई गई हैं। तो ये कारण है कि भारत का संविधान बहुत लंबा हो गया, न कि मौलिक अधिकारों का अमेरिका से लिया जाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 साथियों, कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368। तो देखिए साथियों, संविधान का जो अनुच्छेद 14 है यह समानता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 का हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, और अनुच्छेद 36 जो है यह नीति निदेशक तत्व हो जाएगा, और अनुच्छेद 74 जो है यह मंत्री परिषद हो जाएगा, और अनुच्छेद 368 जो है यह संशोधन प्रक्रिया। तो इस तरह से हम जब मिलाएंगे तो हमारा जो विकल्प सही बनेगा वो होगा ऑप्शन डी। देखिए, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा जो है कि सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है 5वीं अनुसूची। देखिए, संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो है 6ठी अनुसूची में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आप सबके सामने, कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, और सी है कि सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, डी है कि सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। देखिए, संसदीय व्यवस्था जो है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह सरकार होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति सरकार जो है कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में जो है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिया गया है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देने पर मंत्रिपरिषद को जो है कि त्यागपत्र देना पड़ता है।
तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार जो है कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये विकल्प जो है कि सही होगा। 74 का विकल्प जो सही होगा वो है बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 और उसके बाद इतने ही प्रश्न आज रहने देते हैं। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है और कारण है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। विकल्प बनाया है कि कथन और कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कथन और कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। कथन गलत है परंतु कारण सही है और कारण सही है परंतु कथन गलत है। तो इसमें से जो सही है साथियों वो है कि कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए इसकी व्याख्या हम आप सबके सामने बता रहे हैं कि देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है वह सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है बल्कि उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ सभी राज्यों एवं दिल्ली व पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल चुनता है उसमें इतने लोग होते हैं। और इसके अलावा इस प्रकार जो है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः मतलब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो कथन हमारा ये सही हो जाएगा। और भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसके साथ भारत में गणतंत्र को अपनाया गया है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अतः कथन एक और कारण भी जो है कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की जो है कि व्याख्या कर रहा है। कथन जो है कारण की व्याख्या कर रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं साथियों और आगे की वीडियो में जो है कि इसी तरह से हम प्रश्नों का संग्रह लाएंगे ताकि हमारी पढ़ाई जो है कि पैटर्न पर कंटिन्यू चलती रहे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।